हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी तक पहले चैप्टर में हम पूरा डिटेल में जान चुके हैं कौन से एक्ट आए थे, कैसे एक्ट में प्रोविजन थे, बट आज से जो हम एक्चुअल पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि वो एक्ट आप क्या करते हैं हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बट आज का जो एक्ट होगा, आज कोई एक्ट जनरली नहीं है, आज हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं आज कौन सा करेंगे। देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक उस पर दिख रहा है या नहीं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हम एक बार लक्ष्मीकांत भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। 5th एडिशन है या 6th एडिशन है, हमने अपडेट करते हुए 6th एडिशन से आपसे इस पर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर आज स्टार्टिंग से करेंगे और कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने तक करेंगे, ठीक है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। उसके बाद कमिटीज जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर को हम करीबन 2 वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ओके। ओके ना, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से आज शुरुआत होने वाली है बहुत बेसिक जो पॉलिटी होती है, जहाँ से आपका पूरा व्यू पॉइंट बनेगा, जहाँ से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा और जितने भी प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चन होंगे यहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि इससे पहले तो हम पूरा हिस्ट्री ही पढ़ते आए हैं कि यानी कि यार ब्रिटिशर्स कब से आए और कब तक हमें आज़ादी दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, ओके। तो मेजर चीज है यहां पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर पहले के लेक्चर नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, बट पहले के लेक्चर से मैंने कुछ फ्लो आपके लिए बनाया था कि किस तरह से पॉलिटी आपको पढ़नी होती है। नाउ चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरा, आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको 7505134891, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई होगी किस तरह से आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 या 2022 की, जहां पर पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक गाइडेंस दी जाती है। द हिंदू को नोट्स दी जाती है। एनसीईआरटी देखिए 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी पीडीएफ दी जाती है। चलो ये तो था पेड कोर्सेज से रिगार्डिंग, बट अब हम एक्चुअल में चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज मान के चलो ये मेरे पास एक 5th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो ये बना कैसे होगा आज हम वही शुरुआत करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले आप बगल में लक्ष्मीकांत की बुक भी रख लीजिए ताकि आप पूरा कंपेयर कर सकें, दूसरा आपको समझ में भी आ सके। तो सबसे पहला है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, सपोज ये बुक है, इस बुक को बनाने के लिए सिंपल सी बात है, किसी के थॉट में मिस्टर एम लक्ष्मीकांत के मन में थॉट आया होगा कि मैं बुक कैसे बनाऊं, ठीक है। ऐसे बनाया होगा, फिर उन्होंने सोचा होगा 1-2 लगाए होंगे और एम लक्ष्मीकांत बुक बनाई होगी। वैसे ही भारतीय संविधान के लिए भी सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। मैंने कहा ये बुक बनाने के लिए किसकी जरूरत है, मिस्टर एम लक्ष्मीकांत की, और इनकी वाइफ हैं या इनके थोड़े से सहपाठी हैं, तो मतलब 4-5 लोगों ने ये मिलके बुक बनाई सपोज, ठीक है। इस बुक को बनाने के लिए, रेफरेंस जोड़ने के लिए सभी लोगों को, 4-5 लोगों की जरूरत थी। तो वैसे ही जरूरत आई हमारे संविधान को बनाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो अभी हमारा भारत का संविधान बनाने वाले हैं। अब जब कमेटी सेकंड इसकी वीडियो लेक्चर, यानी कि वीडियो नंबर या क्लास 15, ठीक है, क्लास 13 तक पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास 15 वाला जो लेक्चर होगा उस पर सेकंड पार्ट हम करेंगे जिसमें कमिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। किसमें, कमिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ओके। तो सबसे पहले यही आता है कि कौन कौन से लोग होंगे, एक्चुअल में कितने ग्रुप का लोग होगा, उसकी डिमांड उठनी शुरू हुई, ओके। इतना क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, जो कमिटीज हैं, लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, ओके। नाउ सबसे पहला आइडिया आप सबको पता है, हमने पहले लेक्चर में एम.एन. रॉय के बारे में दिया था कि एम.एन. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाल में बात वही है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, सपोज मैं अगर मेंबर हूंगा तो मैं बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यही जो लोग होंगे भारत में ये बुक बनाएंगे, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, ओके। नाउ सेकंड आता है
अब आप सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 1884, 1885, 1886 या नन ऑफ दीज। ओके, तो पहली चीज सीक्वेंस में बता देता हूं। एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। नाउ सेकंड आता है 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ओके, फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू आते हैं और इन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये बोलते हैं कि हमारे फ्री इंडिया को, यानी कि स्वतंत्र देश भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है और उसको हम फ्रेम करके रहेंगे बिना किसी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था 1938 में कि हमें फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब बिना, ना ही ब्रिटिशर्स उस पर इन्वॉल्व होने चाहिए, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई है क्योंकि 1858 से हमारा ब्रिटिश क्राउन का रूल आ चुका था, तो ब्रिटिश क्राउन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ जवाहरलाल नेहरू का यह भी कहना था कि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जहां सब लोग क्या करें, वोट कर सकें। बट एक्चुअल में क्या एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये मेजर क्वेश्चन आपके लिए आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब धीरे धीरे समझ जाओगे। तो पहला सीक्वेंस आई थिंक आप समझ चुके हो कि डिमांड कैसे कैसे हुई और कितने कितने तक चीजों को बोला गया। तो 1938 तक हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लिया कि उनने बिहाफ में ये बोला था, उनने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात एक्सेप्ट कर ली गई 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। अब आई थिंक आपके माइंड में थोड़ा सा चल रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने ही वाला है 1939 से 1945 में, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारतीयों का सपोर्ट चाहने के लिए जो ब्रिटिश क्राउन होता है, इसलिए 1940 में अगर कोई पूछेगा कि क्यों एक्सेप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्यों ब्रिटिश क्राउन माना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ और उस समय ही हमारे ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, भारतीय का सपोर्ट बिल्कुल चाहिए था। तो डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है 1940 में कि हाँ, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें लोग होंगे। अब कौन से लोग होंगे देखते हैं फिर कौन कौन सी चीजें हैं। ओके, उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या बोलते हैं 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अभी भी सोच लो कि वर्ल्ड वॉर बीच में चला ही हुआ है, इंडियंस बहुत ज़्यादा मतलब रिवोल्ट कर रहे हैं कि यस हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोलते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तय करेंगे वर्ल्ड वॉर होने के बाद में। अब सब लोग मान जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मान जाती है, बट यहाँ पर जो मानती नहीं है वो कौन है, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। सिंपल सी बात है, किसने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर रही है। अगर देखिए कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है इंडिपेंडेंट भारत के लिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रपोजल तय कर देते हैं और मुस्लिम लीग उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती है कि हमारा एक अलग देश पाकिस्तान होना चाहिए और उसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इसलिए मुस्लिम लीग इस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के प्रपोजल को, जो ड्राफ्ट होता है, जो पेजेस होते हैं, उसको रिजेक्ट कर देती है। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है 16 मई 1946 को। हालांकि कैबिनेट मिशन जो है इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिजेक्ट करता है। ठीक है, फाइनल एक्सेप्टेंस आपको ये याद रखना है, 1940 में अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, बट जो है मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। फाइनल अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात आई कि एक्सेप्टेंस और फाइनल जो ड्राफ्ट लाते हैं वो कैबिनेट मिशन लाता है 16 मई 1946 को। हालांकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के ये भी रिजेक्ट करते थे। प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट मैंने बता दिया कि इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। खुद कैबिनेट मिशन जो आए थे
वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की उनका कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो इतने तक आई थिंक आपका सीक्वेंस पता चल गया होगा कि किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर हुई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड यहाँ पर आ जाती है। ओके, इतना सब आई थिंक आ चुका है। 1934 से किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से सर स्टैफर्ड क्रिप्स प्रपोजल लाते हैं, मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट करती है और एट द एंड कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद, हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन है उसका भी आइडिया नहीं होता कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए? सिंपल सी बात है, एक इंडिया के लिए और मुस्लिम लीग ये चाहती है हम पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे अलग से मेंबर होंगे, वो अपना संविधान अलग बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। ओके, नाउ अब आ जाते हैं कंपोजिशन में। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग होंगे और कैसे होंगे। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? नवंबर 1946 को, फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। अब मैंने ये बता दिया ना, पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट डेट याद रखो एम.एन. रॉय की और लास्ट डेट रखो कैबिनेट मिशन प्लान ने फॉर्मुलेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, कब फॉर्मुलेट हुई थी? नवंबर 1946 को। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कैबिनेट मिशन प्लान का आइडिया ये था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है? तो आप कहोगे नो। आप क्या कहोगे? नो, नहीं था। ओके, तो अब मैंने कहा फॉर्मुलेट कब हुआ फिर? नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूट हुई कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कब हुई? नवंबर 1946 को। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। अब मैं कुछ फीचर्स बताता हूं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पता होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सिंपल सी बात कही, एक पॉलिटी की बुक है, इसको लिखा मिस्टर लक्ष्मीकांत ने, जिनकी ये खुद की बुक है, मान के चलो इनके वाइफ हैं, इनके ग्रैंडफादर ने इनका सपोर्ट किया, तो वो सब जो मेंबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलके एक बुक बनाई। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत सारे मिलके मेंबर होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब जो पहली चीज याद रखनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 389। टोटल स्ट्रेंथ मतलब कितने लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा जो ये स्क्रीन में दिया है इसको रिवाइज कीजिए आप। तो मैंने क्या कहा कि टोटल स्ट्रेंथ है 389, यानी कि टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 389, 389। उसमें से ब्रिटिश इंडिया कितने हैं? 296 और प्रिंसली स्टेट कितने हैं? 93। ब्रिटिश इंडिया मतलब ऐसे राज्य जिन पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा है, जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, इन पर कब्जा किसका है? ब्रिटिशर्स का। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो प्रिंसली स्टेट हैं, यानी कि जिनमें राजाओं का रूल है, वो कितने हैं? 93। ओके, ठीक हो गया। फिर अब जो सीट किस तरह से दी जाएंगी, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे, अलॉटेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। ठीक है, करीबन 1 मिलियन जनता में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बहुत सिंपल सी चीज़ है, माइंड में डाउट मत करना। ये पूरा इंडिया है मान के चलो। ठीक है, चलो मैं इस पर ही बताता हूँ। ये पूरा इंडिया का मैप है। सपोज मान के चलो ये नीचे वाले सब राज्य जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के हैं, तो 296 सीटें यहाँ से आएंगी। आसाम से एक आ रही है, बिहार से अलग आ रही है, बंगाल से एक आ रही है, और यहाँ पर एक है, सपोज ये हैदराबाद है, यहाँ पर से एक प्रिंसली स्टेट का आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, सीट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। बंगाल से जितना 1 मिलियन पीपल का एक जगह होगी, जोग्राफिकल एरिया होगी, वहाँ से एक सीट निकल के आ जाएगी। अगर बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ से 5 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी, 20 सीटें आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से। दूसरा, सीट एलोकेटेड टू ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे उनको जो सीट एलोकेट कर रहे थे इस बेसिस पर भी कर रहे थे, मुस्लिम, सिख, जनरल। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब मुस्लिम को अलग सीट, सिख को अलग सीट, और जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के सब। ठीक है, क्रिश्चियन वगैरह ये सब जनरल में आएंगे। तो जो सीट एलोकेट की थी वो 3 भागों में डिवाइड की थी, मुस्लिम्स के लिए सीट, सिख के लिए सीट और जनरल कैटेगरी। जनरल का मतलब कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पर, मुस्लिम, सिख, जनरल, नॉन मुस्लिम और नॉन सिख को छोड़ के सब। ठीक है, ओके। अब वोटिंग जो होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होगी। अब आपको लग रहा होगा यार ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? बहुत सिंपल है, इसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट भी कहते हैं। सपोज मान के चलो ये प्रेसिडेंट हैं, अभी प्रेसिडेंट को चुनने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सपोज ये वो हैं, ओके, ये हम कहते हैं
3 कैंडिडेट हैं सपोज, ठीक है, ये अलग अलग कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के लिए चुने हैं। अगर मैं वोट करूंगा तो मैं अपने वोट को प्रेफरेंस के बेसिस पे दूंगा, ठीक है, अपने वोट को प्रेफरेंस के बेसिस पर आंसर करूंगा। जैसे मान के चलो मैं चाहता हूं कि ये जीते, ये वाला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नंबर ए, प्रेसिडेंट नंबर बी, प्रेसिडेंट नंबर सी, ठीक है, सभी प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे ही वोटिंग की जाती है। अब मुझे जो वोट देना है, मैं सिर्फ इनको, इन तीनों में से एक को नहीं चूज करूंगा कि इसको चूज कर लिया या इसको चूज कर लिया। इनमें से मुझे तीनों को ही वोट देना पड़ेगा प्रेफरेंस के बेसिस पे। सबसे पहले मैं अपना प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये दूंगा, आईफोन को दूंगा सपोज, ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस सैमसंग को दूंगा और तीसरा प्रेफरेंस रियलमी को दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रेफरेंस के बेसिस पे जो वोटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक होता है डायरेक्ट होता है ना, मैं इन तीनों में से एक को चूज करूंगा, सिर्फ एक को ही वोट दूंगा। सपोज मैंने बीच वाले को वोट दिया, ठीक है, उसे डायरेक्ट वोटिंग कहेंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि मैं प्रेफरेंस के बेसिस पर वोट दूंगा। सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दिया, दूसरा मैंने इसको दिया, तीसरा इसको दिया, तो इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आपके माइंड में होगा, क्या सभी जो जनता होगी इतनी समझदार होगी जिसको प्रोपोर्शनल, यानी कि वो अपनी वोटिंग जो है प्रेफरेंस के बेसिस पे दें उनको? तो अभी याद रखना इनको वोट कौन कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो बहुत अच्छा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पर कि एक्चुअल में इनको वोट कौन करेगा, ठीक है। मैं वोट वाले बताता हूँ। तो इतना तक देख लिया, 296 सीट हैं आपकी ब्रिटिश इंडिया की, 93 है प्रिंसली स्टेट। सीट पॉपुलेशन के बेसिस पे एलोकेट की जा रही है। सीट ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में 3 लोगों को दी जाएगी, जैसे मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन की अलग रिप्रेजेंटेशन होगी और एक जनरल होगी। वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे की जाएगी, जो अभी प्रेसिडेंट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब आप कहेंगे यार सभी को कैसे पता चलेगा अगर जो है वोटिंग की जा रही है, प्रेफरेंस कैसे देंगे सभी, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रोविंस, जिसपे ऐसे स्टेट्स जिस पे राजा रूल कर रहे हैं वो नॉमिनेटेड होगा। प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंस, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट है, जो हेड ऑफ प्रिंस है, वो नॉमिनेट करेंगे अपने यहां से कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। अब रिजल्ट लास्ट में क्या आता है? अब कभी भी पूछा जाएगा आपसे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या वो इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो आप कहेंगे यस, पार्टली इलेक्टेड थी, कुछ लोग चुने जा रहे थे और पार्टली नॉमिनेट किए जा रहे थे। जैसे प्रिंसली स्टेट है तो वो नॉमिनेट कर रही थी अपनी जगह से, और जो ब्रिटिश प्रोविंस है उसमें चुने जा रहे थे। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वोट कौन दे रहे हैं फिर। अभी हमने बहुत बार ये देखा है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती है ना, जो ऑलरेडी कानून बना रही होती है, जैसे हर प्रोविंस में, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, इनको एलोकेट किसने किया ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है, हर एक प्रोविंस में क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, ठीक है, ऑलरेडी जो कानून बनाने वाली है, जैसे एमएलएज होते हैं ना, तो हर एक प्रोविंस में एमएलएज होंगे, चाहे वो इलेक्टेड, जनरली मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश प्रोविंस की, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट है वहां से तो जो राजा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोग नॉमिनेट कर ही दे रहे थे। अब जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं, आसाम है, बंगाल है, बिहार है, वहाँ ऑलरेडी जो लेजिस्लेटिव, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, यानी कि जो एमएलएज जो ऑलरेडी जनता चुन चुकी है, अब वो लोग वोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर रही है, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जो ऑलरेडी सपोज मैं बंगाल का निवासी हूँ, तो मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव में अपने एमएलए को चुनूंगा, ठीक है। ये मैं ए पर्सन हूं, ये मैं हूं, मैं अपने जो ऑलरेडी बंगाल में जो एमएलए होगा, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव एक्स को चुन रहा हूं। अब मेरे बदले में ये एक्स एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनेंगे, मतलब वाई को। तो इस तरह से अब जो एक्स होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग करेगा। मैं डायरेक्ट वोट नहीं कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मेरे थ्रू मेरे रिप्रेजेंटेटिव वोट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हैं, ठीक है। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो मेरे बदले में वोट करेंगे। तो इसलिए रिजल्ट में बोल रहा हूं पार्टली इलेक्टेड, मतलब जो मेरा एमएलए ने वोट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, और पार्टली नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन है? जो हमारा राजाशाही वाले राज्य है ना, जो प्रिंसली स्टेट है, वो नॉमिनेट कर दे रहे हैं। तो नोट में मैंने ये लिखा है कि मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे।
themselves selected by limited franchise, और लिमिटेड फ्रेंचाइज है, ये भी चीज याद रखो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब एक और चीज याद रखनी है कि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होनी चाहिए जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी कि सभी लोगों को वोट देने की जो है वोट दे सकें, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जनरली 18 साल से ज़्यादा, अभी की जो एज प्रेजेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। बट क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सभी लोगों ने वोट किया? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने पूरा संविधान बनाया, क्या उनके लिए सभी लोगों ने वोट किया? नहीं, ये सबसे बात याद रखनी है। जिसके पास टैक्स था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। मेरी इमेज कुछ यहाँ पर दिखेगी आई थिंक, और आपको यहाँ पर जिसके पास टैक्स दे सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है और जिसके पास कुछ शिक्षा है, इन्हीं लोगों ने, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे जिनको वोट देने का अधिकार था, वो लोग कुछ ये थे, जिनके पास कुछ जमीनें हैं, जिनके पास टैक्स देते हैं, जिनके पास शिक्षा है, जो शिक्षित हैं, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को वोट दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये पहला पेज आपका क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने डिस्कस की, ठीक है। कुछ जो बेहतरीन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनको वोट कौन दे रहा है? जो हमारे ऑलरेडी चुने गए, जो बंगाल से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो ऑलरेडी उनने एमएलए चुने हुए हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुन रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन जनता ए है, इन जनता ने किसी एक एक्स पर्सन को ऑलरेडी एमएलए बनाया हुआ है, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चल रहा है ना, जो कानून बना रहे हैं उनके प्रोविंस के लिए, वही लोग फाइनल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को भी चुन रहे हैं, ठीक है। तो ए जनता है, उनने अपना पहले ही ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चुना है, उनके बदले में ये लोग वोट कर रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन है? राजा वाले, जिनके पास जो राजा वाला वो है, प्रिंसली स्टेट है, वो नॉमिनेट कर रहे हैं। राजा कहेगा कि मैं अपने यहाँ से इस बंदे को भेज रहा हूँ, डायरेक्ट नॉमिनेशन। जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि इलेक्टेड हो रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ओके ना, उसके बाद देखिए, अब हमने कहा कि इलेक्टेड हुए ब्रिटिश प्रोविंस में चुने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो आपके मन में होगा यार इलेक्शन कब हुए? फिर इलेक्शन होते हैं जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में। कॉमन जनता वोट नहीं दे रही है, अपने माइंड में मत रखना, कॉमन जनता वोट नहीं दे रही है। कॉमन जनता ने वोट दे दिया ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, जो एमएलए है उनका, टैक्स के बेसिस पे, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे, जिसके पास शिक्षा है उसके बेसिस पे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं हुआ, ठीक है। सभी लोगों को वोटिंग मत देने का अधिकार नहीं था। अब उनने अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को चुना, उसके बदले में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब चुन रही हैं सिंगल जो प्रोपोर्शनल वोटिंग के बेसिस पे। अब इलेक्शन हो जाता है। फिर जुलाई से अगस्त 1946 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 208 सीट आ जाती हैं, मुस्लिम लीग के पास 73 सीट आ जाती हैं, और कुछ जो इंडिपेंडेंट होती है, जो ना ही मुस्लिम लीग में होती है ना ही आईएनसी में, उनके पास 15 सीट आ जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल 296 अबव सीट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो टोटल हमने देखा कि ब्रिटिश प्रोविंस से जो 296 वोट थे, जो 296 हमारा सीट्स थी, उसके बेसिस पे ये चीज़ डिफाइन हो गई। तो 208 सीट किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम को 73, ठीक है। ये सब ब्रिटिश प्रोविंस से हो रहे हैं। अब जो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं ये इलेक्टेड हैं, ठीक है। मैं यहां पर नॉमिनेटेड नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नॉमिनेट तो प्रिंसली स्टेट खुद अब भेज रहे हैं अपनी जगह में। ओके, प्रिंसली स्टेट 93 सीट्स थी, डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रिंसली स्टेट के लिए 93 सीट दी गई थी कि अपने यहां से आप नॉमिनेट करके भेजो। तो जो राजा महाराजा थे उन्होंने कहा नहीं यार, हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, अब जो ऊपर वाली सीट थी वो चुनाव के द्वारा आई गई हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको पता चल गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश प्रोविंस में जो चुनाव हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 208 सीटें थी आईएनसी की। प्रिंसली स्टेट ने इनिशियल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया। अब एक और चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन वीमेंस को थी, क्या शेड्यूल कास्ट को थी, क्या शेड्यूल ट्राइब को थी? तो आपका आंसर है यस। तो मैंने यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस पर रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट की भी थी, शेड्यूल ट्राइब की थी और वीमेन भी थी। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अपर कास्ट का ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेंस था, नहीं था। शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी थे, वीमेन्स लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक बहुत
दूसरी बात जो कि पूछी जाती है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में महात्मा गांधी थे? नहीं थे। तो चैलेंज हम बात कर लेते हैं, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना नहीं गया। तो मैंने पूरी प्रोसीजर बता दिया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पॉज करो, पीछे से देखो रिवाइंड करके, ठीक है। तो किस तरह से इलेक्शन हुए, आई थिंक मैंने जितना ज़्यादा सिंपल बना सकता था इस लेक्चर को बनाने का मैंने ट्राई किया है, ठीक है। ओके, इतना चीज़ें आ चुकी हैं, फिर किस तरह से हमारा इलेक्शन हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग आ चुके हैं, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। अब देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, किस तरह से वर्किंग शुरू हुई, अब काम कैसे शुरू हुआ। स्टार्टिंग में मैंने डिमांड बता दी, पहला पॉइंट मैंने बता दिया किस तरह से कंपोजिशन है, दूसरा पॉइंट। अब मैं बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करेगी, वो आपको यहां पर बताया जाएगा। सबसे पहले जो मीटिंग होती है, जो भी चुने जाते हैं अब मेंबर, 9 दिसंबर 1946 को मिलते हैं। ओके, अब जितने मेंबर चुने गए थे उतने अटेंड ही नहीं करते। इनिशियल में 211 मेंबर्स आते हैं। सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब ये सभी लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करने वाले हैं। तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, टोटल होते हैं 211 मेंबर्स। मुस्लिम लीग बाइकॉट करती है, क्यों करती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, मुस्लिम लीग बाइकॉट करती है, कहती है कि हमें अपना अलग से स्टेट चाहिए, पाकिस्तान, ठीक है। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, वो मुस्लिम लीग कहती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है। फ्रेंच प्रैक्टिस देखने को मिलती है। फ्रेंच प्रैक्टिस थी क्या, ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस थी क्या वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंच प्रैक्टिस क्या कहती है? ओल्डेस्ट मेंबर्स विल बी प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस क्या कहती है? ओल्डेस्ट मेंबर विल बी प्रेसिडेंट। अब मैं ये क्या बता रहा हूं, अचानक से अलग चीजें आ गई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, 211 लोगों ने अटेंड की। मुस्लिम लीग बाइकॉट करती है क्योंकि सेपरेट स्टेट चाहती है पाकिस्तान को। ओके, अब फ्रेंच प्रैक्टिस कहती है जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके मन में ये होगा यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो जैसे क्लास के एक मॉनिटर होते हैं, हर एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मॉनिटर या प्रेसिडेंट कौन होंगे? फ्रेंच प्रैक्टिस को ही हमने अडॉप्ट किया। हमने ये देखा कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होंगे उनको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद आप सबको पता है लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे असेंबली के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, भारत के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारतीय संविधान बनाने वाली है, तो लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है असेंबली के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखना, एक होते हैं एस.सी. मुखर्जी, एक होते हैं वीटी कृष्णामचारी, ठीक है, कृष्णामचारी। ओके, ठीक है, प्रोनाउंस अपने बेसिस पे इनका नाम कर लेना, मैंने यहाँ स्पेल किया हुआ है। ओके, तो वर्किंग भी हमने जान ली, फिर किस तरह से ये वर्क करेंगे। ओके, हमने देख लिया कि किस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट जो फ्रेंच प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनिशियल में सचिनानंद सिन्हा जो थे प्रेसिडेंट थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब एक आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये टर्म क्या है? ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मूव करते हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? जैसे ये पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है मान के चलो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या है, मूव्ड दिस ऑन दिसंबर 13, 1946। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो ये 3 पेपर आप कहेंगे ये 3 पेपर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसा क्या है? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को पहले, सपोज मान के चलो ये पॉलिटी बुक बनाने से पहले इन सब लोगों ने, एम लक्ष्मीकांत ने, उनकी वाइफ ने, ग्रैंडफादर, ये सब लोगों ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया होगा माइंड में कि किस तरह से पॉलिटी की बुक होगी, एक प्रेसिडेंट का चैप्टर हम डालेंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट का, इस तरह से कुछ सोचा होगा मान के चलो। तो वैसे ही यही सोच जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वही सोच है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो चीज़ है जिसमें कि ये होगा कि किस तरह से हमारे संविधान का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा, फिलॉसफी वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे कहते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। उसको पास करना जरूरी था
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बल्कि और कुछ नहीं है, जिस पर यह बताया गया है कि किस तरह से हमारा संविधान का स्ट्रक्चर होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह बोला गया था कि प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक। भारतीय को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहला पॉइंट उन्होंने यह दिया कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक होगा। सॉवरन आप सबको पता है किसी के डोमिनेंस नहीं होगा, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को वो खुद ही डील करेगा, इसकी बात की गई। हम संविधान में डाला है ना सॉवरन, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब हमारे इलेक्टेड हेड होंगे जो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो भारत को एज ए पहला ये बोला गया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक होगा। ऑल टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सॉवरन इंडिया, जितनी भी टेरिटरीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट की जाएंगी इंडिपेंडेंट सॉवरन इंडिया में। अलग अलग क्या बनाए जाएंगे, राज्य बनाए जाएंगे, ठीक है। जितनी भी पावर होंगी, ठीक है, जितनी भी पावर होंगी, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी सभी जो पावर हैं वो डिराइव किससे करेंगे, डिराइव फ्रॉम द पीपल। अभी हम देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट चीज़ें क्या लिखी गई हैं कि किस तरह से चाहे जितनी भी पावर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, वो कहाँ से डिराइव फ्रॉम द पीपल, यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है। अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जितनी भी पावर है वो कहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं, इंडिया जो लोग हैं उनसे डिराइव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये भी बात की गई है कि जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी होना चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम किसका, फेथ, वर्शिप और वोकेशन, कोई भी काम हम कर सकें। तो बाद में जो जो चीज़ें संविधान में आपको मिलेंगी ना, वही चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिख दी गई थी हल्का हल्का कि हमारे संविधान में कुछ ये चीज़ें होंगी। और जितनी भी पावर हम किससे डिराइव करते हैं, लोगों से आती है, ठीक है। अब हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं, ये वाली बात हो जाती है अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊं तो। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी, ट्राइबल एरियाज थी, बैकवर्ड क्लासेस थी, उनको सेफगार्ड करने की बात की गई। अभी हम आरक्षण देते हैं शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दिया जाता है ना। यूनानिमसली अडॉप्टेड असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ये कहें मॉडिफाइड वर्जन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो हमारा प्रेम्बल अलग से होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पहले हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा, वही अभी मॉडिफाइड फॉर्म उसका प्रेम्बल हमें देखने को मिलता है। प्रेम्बल में हर चीज़ है ना, सॉवरन है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, ये सब पूरा प्रेम्बल में समझाया है जो जो चीज़ें होती हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, और कुछ नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा उसके पॉइंट कहाँ पर थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे। ओके, अब उसके बाद चेंजेज बाय इंडिपेंडेंट एक्ट। अब भारतीय जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, उसमें क्या बदलाव किए गए, ठीक है। ऑलरेडी ये 1947 का एक्ट क्लास 13 में आपको करा चुका हूं, ज़्यादा जानकारी के लिए इंडिपेंडेंट एक्ट आप पढ़ लें। ओके, अब धीरे धीरे क्या होता है, हमने कहा स्टार्टिंग में क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं असेंबली में। 28 अप्रैल 1947 को, अभी तक मैंने कहा था ना जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया असेंबली को, ठीक है। अभी जितनी असेंबली चल रही हैं जो ये अडॉप्ट होने लगे थे, जितनी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो एडॉप्शन हुआ, ठीक है, 22 जनवरी तक हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट, अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है, इसलिए अब राजा महाराजा ये कह रहे थे कि यार बाद में हमारा स्टेट भी डाइल्यूट हो जाएगा, एज ए कॉमन स्टेट बन जाएगा, तो धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करने लगे थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों ने ज्वाइन किया, ठीक है, 6 राज्यों ने ज्वाइन किया। राज्य जानने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंस के जो चुने गए मेंबर थे वही चीज़ें सब कर रहे थे, इलेक्टेड चीज़ें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना, ये सब चीज़ें कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आया। मुस्लिम लीग ऑल्सो एंटर्ड असेंबली, मुस्लिम जो बाइकआउट कर रही थी वो भी असेंबली को एंटर कर जाती है। ओके, ये सब चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ना क्या है हमें, बहुत सिंपल सी चीज़ है।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड फॉलोइंग चेंजेस। अब मैं कुछ चेंजेस बताता हूं जो कि हमारे संविधान को लेकर हुए, लास्ट एक्ट जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी। अब ये बताइए, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश के पीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब मैं बताता हूं कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले जो असेंबली थी फुली सॉवरन बॉडी बन चुकी थी, यानी कि देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी फुली सॉवरन बॉडी होगी। फुली सॉवरन बॉडी का मतलब है वो चाहे तो कोई भी लॉ बना सकती है, कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, जो प्रीवियस ब्रिटिश के कानून हैं उन सबको भी डाइल्यूट कर सकती थी। तो पहला पॉइंट ये हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद आने के बाद कि असेंबली एक सॉवरन बॉडी होगी, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी फ्रेम कर सकती है। दूसरा, असेंबली ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट करेगी। अगर जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये हमेशा याद आएगा जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले सॉवरन बॉडी थी असेंबली, दूसरा ये ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट कर रही थी फॉर द कंट्री, ठीक है। दूसरा, असेंबली तो आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आ गया कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है असेंबली और सॉवरन बॉडी है, दूसरा मैंने ये कहा कि ये ऑर्डिनरी लॉ को भी बनाएगी। ओके, इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने बोला एक तो जो असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी रहेगी। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कानून भी बना रही है तो उसके लिए एक लेजिस्लेटिव। तो ऑल्टरनेटिव सेपरेट डेज के बेसिस पर ये मिला करते थे, यानी कि ये याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये। अब इसके दो काम हैं, ठीक है। ये तो आप कहेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके दो काम हैं, ठीक है। क्या है दो काम? एक तो ये बना रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है इसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है, एक किसका काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम है, ये ऑर्डिनरी लॉज बनाने का काम है। अब इन दोनों के बेसिस पर दोनों के चेयरमैन अलग होंगे, ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लेजिस्लेटिव के होंगे जीवी मावलकर, ठीक है, मावलंकर, ठीक है। प्रोनाउंस अपने बेसिस पर आप कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग आपको दी गई है। ओके, अब देखो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो चीज़ें बना रही है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बना रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमारी ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी। तो आप कंफ्यूज मत करना, अगर वहाँ पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वहाँ पर आपका डाउट मत करना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम हैं, संविधान बनाना, ऑर्डिनरी लॉज बनाना। ऑर्डिनरी लॉज के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मालवंकर। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इस फैक्ट का नाम क्या है? फैक्ट है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज डोमिनाइन लेजिस्लेचर ऑन नवंबर 17 एंड इलेक्टेड जीवी मालवंकर स्पीकर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट मेट एज डोमिनाइन मतलब पहला फैक्ट आप ये याद रखना कि पहली बार अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनाइन के बेसिस पे मिल रही है, डोमिनाइन के बेसिस पे मिल रही है, यानी कि अब कोई अथॉरिटी नहीं है उनके ऊपर। डोमिनाइन के बेसिस का मतलब वो खुद ही अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एज ए ब्रिटिश इंडिया की तरह इक्वल स्टेटस उनको मिला हुआ है और अपने वो चीज़ें एज ए डोमिनियन जिसे स्टेटस बोलते हैं वैसे ही एज ए डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिल रही है पहली बार। ओके, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव बॉडी है 17 नवंबर 1947 को जीवी मालवंकर स्पीकर भी बन जाते हैं एज ए लेजिस्लेचर, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम लीग जो मेंबर हैं, मुस्लिम लीग जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे वेस्ट पंजाब है, ईस्ट बंगाल का है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, सिंध बलूचिस्तान वाला सिलहट वाला रीजन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा डिमांड क्या कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान के लिए अलग सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। अब जो टोटल स्ट्रेंथ 389 हुआ करती थी इनिशियल में वो बन चुकी है 299 और जो कि बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत पर, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है, ये याद रखना कौन कौन सी चीज़ें कब मिली थी, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। ये बहुत आपसे ये करेंगे, जो बड़े बड़े लेक्चर होंगे ना, मतलब एक चैप्टर है उसको सिर्फ 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले उसमें था एक एक करके।
अब दूसरे फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सबसे पहला क्या है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन ये था कि उन्होंने इंडियन मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए रेटिफाई कर दी गई थी मई 1949 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई कर दिया था। इसका मतलब कॉमनवेल्थ वो देश होते हैं जहां पर, कॉमनवेल्थ के वो कंट्रीज होती हैं जहां पर जो ऑलरेडी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, तो हमने इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए रेटिफाई कर दी थी। अब कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया की मेंबरशिप रेटिफाई, इसका करने का मतलब इंडिया अब ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटिश के अंदर काम करेगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन, भारत की मर्जी थी वो ज्वाइन करे या ना करे, ठीक है। रेटिफाई कर लिया, हमने अडॉप्ट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेंबर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को। हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन बने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो प्रेसिडेंट थे ही थे। भारत के प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब? 24 जनवरी 1950 को ये बात की गई, ठीक है, 24 जनवरी 1950। अब बाद में कुछ मैं थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ डिटेल्स में। टोटल 11 सेशन हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए। पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो पूरा संविधान बनाने के पीछे कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 64 लाख रुपए खर्च हुए पूरे। 60 कंट्रीज़ के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सब में जांच की गई, फिर बनाया गया। उसके बाद जब बना के भी 114 दिन लगे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका है उसको कंसिडर करने में लोगों से पूरा रिकमेंडेशन ली गई, 114 दिन उसमें भी लगाए। फाइनल जो सेशन होता है 24 जनवरी 1950 को होता है। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको बता देता हूँ, जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट बनती है 26 जनवरी से 1950 17 अप्रैल 1952 तक। अब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है ना, वो एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, मतलब कानून बनाना हो गया, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करना हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक बनी थी, क्योंकि फिर फर्स्ट इलेक्शन तो हो चुके थे, फिर उसके बाद रियल पार्लियामेंट हमारी बनी थी इलेक्शन के बाद। तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम कर रही थी। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउसेस केम इनटू बीइंग मई 1952। अब पहली हमारी इलेक्शन हो चुकी थी, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी। आई थिंक मैंने ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं जो इनिशियल से थी। चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने डिमांड पढ़ी कि किस तरह से डिमांड उठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर मैंने बताया कि कंपोजिशन कैसे हुआ, लोग कैसे चुने गए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर चुने गए। फिर मैंने बताया कि वर्किंग कैसे चलती है, काम कैसे करा इन लोगों ने। फिर मैंने बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिलॉसफी, फंडामेंटल क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। फिर मैंने ये बताया 1947 के एक्ट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी चीज़ें आई। फिर दूसरे फंक्शन भी बता दिए और एट द एंड ये। अब जो अगला आएगा, देखो अगला मैं बता देता हूँ क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला हम डिस्कस करेंगे आपका ये चीज़ें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही ये बहुत सिंपल है। अगला जो लेक्चर होगा कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। मेजर कमिटीज डिस्कस करेंगे, माइनर कमिटीज खाली फैक्चुअल डिटेल, इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, क्रिटिसिज्म क्या है, फिर ये चैप्टर 2 खत्म। फिर वैसे ही चैप्टर 3 में हर अब चैप्टर में 2-2 क्लास लेंगे और पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पेड कोर्सेज आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा चीज़ें मेंशन है कि किस तरह से पेमेंट करनी है और किस तरह से पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है। थैंक यू।